है उसका समर्थन हो रहा है। आप यहाँ आए हैं 1960 के जो राष्ट्रपति के आदेश है उसको लागू करवाने हेतु और मंत्रिपरिषद का जो 1965 का आदेश है उसे निरस्त कराने हेतु। सबसे पहले यही बताइए हमारे दर्शकों को कि ये आदेश क्या थे और क्यों आज जंतर मंतर पे लगभग 60 सालों के बाद आपको आना पड़ा? देखिए, देश का संविधान जो लागू हुआ था 1950 में 15 वर्षों के लिए हिंदी लागू की गई थी। 15 वर्ष पूरे हो रहे थे 1965 में, लेकिन उससे पहले ही एक आदेश आया जो महामहिम राष्ट्रपति का भाषा समिति पर आया था। उसमें ये कहा था कि समय आने पर देश में हिंदी लागू होनी चाहिए न्यायालयों में। 1960 में ये राष्ट्रपति का आदेश आया था। तो उनका मतलब था कि जो समय आने पर, समय कब आना था? 1965 में आना था। लेकिन उससे पहले एक और अधिसूचना जारी कर दी गई कि न्यायालयों में, ये न्यायालयों का एक सम्मेलन हुआ न्यायाधीशों का, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि न्यायालयों में राज्यों की राजभाषा लागू करने में कठिनाई है, इसलिए मंत्रिपरिषद एक आदेश पारित करे जिसमें न्यायालयों में, राज्य के न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में जो प्रस्ताव भेजा जाता था राज्यपाल के माध्यम से और वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राज्यों के उच्च न्यायालय में राज्य की राजभाषा लागू होती थी, वो रोकने के लिए मंत्रिपरिषद ने एक 1965 में आदेश दे दिया, जो हमारे पास है, हम दिखाएंगे अभी आपको। वो आदेश करके उसमें कहा गया कि जो राज्यों से प्रस्ताव आएंगे वो राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के पास भेजे जाएंगे। उसके बाद 8 राज्यों के अभी तक प्रस्ताव आए हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का भी था, और 8 के आए हैं और 2 राज्यों के अभी विचाराधीन हैं। तो जो पहले आए थे 5-6 राज्यों के, वो 1999 में, 2012 में, 15 में, 17 में माननीय राष्ट्रपति के पास ना भेजकर सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दिए और सर्वोच्च न्यायालय ने उन सबको निरस्त कर दिया। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। कानून जो कहता है वो संविधान में जो लिखा है, संविधान को उसी वक्त बदला जा सकता है जब संसद के द्वारा पूर्ण कार्रवाई करते हुए बदला जाए। लेकिन एक मंत्रिपरिषद के आदेश 1965 से वो सब बदलकर भाषा के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया और ये भारतीय भाषाओं की हत्या से कम नहीं है। एक बहुत बात होती है कि भाई जब जुडिशरी की बात आती है तो उनका अपना रवैया है, अपने तरीके हैं, कॉलेजियम सिस्टम है, और साथ साथ अभी एक जज का भी केस आया था जिसमें कि उसके कैश कांड हुआ, जो कैश पकड़ा गया, लेकिन वो जांच भी वही करेंगे, वो सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो बहुत सारी तो उनकी स्वतंत्रता है, अगर वो सिर्फ संसद के अधीन हो जाएंगे तो कैसे होगा? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, और ये एक और बात पूछना चाहता हूँ कि हिंदी अंग्रेजी की बात होती है, लेकिन हिंदी के लिए अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, जब नई शिक्षा नीति लागू हुई तो हिंदी के खिलाफ ही लोग खड़े हो जा रहे हैं। तो कैसे लोगों को साथ रहेंगे? क्या पॉलिसी में कमी रह गई जो पूरी हो जाए? इस बारे में जो जवाब देंगे वो गुप्ता जी ज़्यादा अच्छी तरीके से दे देंगे, बड़े अधिकारी रहे हैं भाषा के। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि न्यायाधीशों की जो अब तक एक तरह से मैं दादागिरी कह सकता हूँ, माननीय न्यायाधीश अपने ऊपर कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं करते, वो इस देश के संविधान से अपने आप को ऊपर दिखाते हैं। अभी राष्ट्रपति के आदेश के लिए भी उन्होंने एक तरह से मतलब उसके खिलाफ भी चले गए थे, जब अभी हाल अनेकों बार हुआ है, वो अपने ऊपर आरटीआई लागू नहीं। उनको भी कह रहे हैं, राष्ट्रपति को भी कह रहे हैं कि आप एक निश्चित टाइम फ्रेम में निर्णय लो, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहे हैं, तो वो भी बहुत बात। देखिए, कई विषयों पर निर्देश देना सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान में है, अनेकों विषयों पर, लेकिन किसी चीज़ को रोकना और वो भी गैर कानूनी, कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, हम मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो कर ले। वो अपने ऊपर आरटीआई लागू नहीं करेंगे, अपने ऊपर अपनी आय व्यय की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे। ऐसे बहुत से विषय हैं जो 10-10, 5-5 साल के बाद उन्होंने अपने ऊपर लागू किए हैं। वो मजबूरी में किए, किस कारण से किए, दबाव में किए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई भी जो सामान्य देश में कानून लागू होता है वो उसके ऊपर ऐतराज़ करते हैं और 10-5 साल के बाद फिर जब उनके ऊपर दबाव होता है, कोई भी कारण रहा हो, राजनीतिक रहा हो, तो उनके ऊपर फिर वो उसके ऊपर अपनी सहमति देते हैं और अपने ऊपर लागू भी करते हैं। तो जब
10 साल के बाद लागू कर रहे हैं, तो 10 साल पहले क्यों नहीं किया गया? ये उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी बात ये है, एक जो और मैं कहना चाहूँगा कि देश में एक ही ऐसी ही पद है माननीय न्यायाधीश महोदय का, जिसका ना तो कोई साक्षात्कार होता है, ना ही कोई उसका टेस्ट होता है, उसका जो वो होते हैं, हाँ, कॉलेजियम सिस्टम, वो जिसको मर्जी चाहे जज बना दें। ना क्यों? खाता ना वही जो जज साहब करें वही सही। इसमें जो दूसरी बात है, उनकी जो आपत्ति है वो ये है कि हमें हिंदी नहीं आती, हम दूसरे प्रदेशों से आए हैं, तो संसद में भी हिंदी में बात नहीं करते हैं, संसद में हिंदी में बोलते हैं, सभी भाषाओं में उसको बदल दिया जाता है। मोदी जी जहाँ जाते हैं सभी हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी इंग्लैंड में भी जाके हिंदी में बोलते हैं, तो वो जो है उसको जो है वो चेंज कर देते हैं। की स्वतंत्रता जो हमारा अधिकार है उसका वायलेशन नहीं है कि भाई बिल्कुल हम अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकते दूसरी भाषा में, हम तो अपनी भाषा में ही करेंगे। ये जो है, ये जवाब जो कानूनी प्रावधान है वो गुप्ता जी इसमें विशेषज्ञ हैं, वो देंगे। मेरा ये कहना है कि आज हम यहाँ पर जो आए हैं उसके दो उद्देश्य हैं। एक 1960 का जो माननीय राष्ट्रपति जी का आदेश है उसको लागू करवाने के लिए, और दूसरा जो 1965 का मंत्री परिषद का आदेश है उसको निरस्त कराने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा भी बहुत से विषय हैं, इसमें हमारे इंद्रदेव जी अपनी बात रखेंगे संक्षिप्त में, जो कि पटना उच्च न्यायालय में अभी तक हजारों हिंदी में याचिका लगा चुके हैं और वर्तमान में इनका लाइसेंस निरस्त किया गया है। गुप्ता जी आप एक बार इधर आ जाइए, थोड़ा सा आपसे पूछ लो, फिर मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो ये बताइए कि महाराष्ट्र से आपने जैसा कहा खुद महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर अभी मनसे कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को इसलिए पीट दिया कि उसको मराठी नहीं आती थी। मैंने इस पर टिप्पणी लिखी है कि जब ठाकरे बंधु महाराष्ट्र के नाम पर, मराठी के नाम पर हिंसा शुरू करें तो समझ लीजिए चुनाव आ गया है। मैंने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया था 30 साल पहले। ये बात गुप्ता जी जमी नहीं कुछ, क्योंकि ये तो चुनाव तो देश में चलते ही रहते हैं, ये तो लगातार होता रहता है। मैं जो बता रहा हूँ उत्तर भारतीयों के खिलाफ वे जो है पिछली बार भी जब हुआ था, चुनाव के पहले हुआ था, आज भी चुनाव के पहले हो रहा है ये, और आप देख लीजिए चुनाव खत्म बात खत्म। दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, 10वीं तक हिंदी पढ़ी हुई है, लेकिन राजनीति में जाति भाषा क्षेत्रवाद चलता है और वो नेता हैं, वो राजनीति के तहत ये तो फिर कर रहे हैं। बीजेपी की जो शासन है ना, तो फिर अगर विपक्ष में है वो करना चाहिए उनको कार्रवाई। हाँ, तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, रोक क्यों नहीं रही है? मैं बीजेपी का उन लोगों को पकड़ा नहीं गया, उनके वीडियो फुटेज। मैं क्या बता रहा हूँ, बीजेपी का मैं पक्षधर नहीं हूँ, पहली बात, ना उनकी बात रख रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो आपने कहा क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये चुनाव की राजनीति के तहत वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए सारे राज्यों में पार्टियां वो करते हैं, वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सरकार को ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से, ऐसे नेताओं से सख्ती से निपटना चाहिए। एक और चीज़ हो रही है अक्सर कि आप जैसा कह रहे हैं कि हिंदी को, जब नई शिक्षा नीति की बात हुई तो 3 भाषाओं की बात हो रही है, तो वो भी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है जो मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्रों से आती है, उसने वहाँ पर जाकर उसी की सरकार है और उन्होंने ही उस आदेश को निरस्त कर दिया। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, उसमें ये कहा गया है, नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 5वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो और उसके बाद जो है 2 भारतीय भाषाएं और एक अन्य भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। और ये जो निर्णय हुआ, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो, वो प्राइमरी में हिंदी को पढ़ाने को लेकर के हुआ है, आगे की कक्षाओं के लिए नहीं हुआ है। और मेरी जानकारी में उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारे पक्ष में, यानी कि राजभाषा भारत की, उसके पक्ष में होगा। हमारी मांग भी रहेगी, हमारी अपेक्षा भी रहेगी। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु में लगातार हिंदी का बहुत मुखर तरीके से, पॉलिटिकली कहें या राजनीतिक रूप से भी कहें, सब तरह से विरोध हो रहा है और अंग्रेजी का